गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पैटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हमने पोषण को पढ़ा, इसके अलावा पाचन तंत्र को पढ़ा, इसके अलावा श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, इन सबको हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। मानव में जो उत्सर्जन है वो किस तरह से होता है, कंप्लीट आज की इस क्लास में हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें भोजन और जल का जो परिवहन है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों, पौधों के अंदर हम बात करें तो पौधों के अंदर जल और जो भोजन का परिवहन है उसके लिए विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम ऊतक, और एक होता है आपका फ्लोएम ऊतक। अब बात करें हम जल की, तो देखिए पौधे जो होते हैं उनमें जल का जो परिवहन है वो किसके थ्रू होता है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनसे जमीन के द्वारा जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करके उसको पौधे की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो जल का जो परिवहन होता है आपकी जड़ों से लेकर के पत्तियों तक, वो किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। और याद रखें, इस जल की जो गति होती है जाइलम ऊतक के अंदर वो कैसी होती है? ऊपरी मुखी। कैसी गति होती है? ऊपरी मुखी गति होती है। यानी कि आपकी जड़ों से जल जो है वो किधर पहुंचाया जाता है? पत्तियों की तरफ, ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है। तो इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है? ऊपरी मुखी गति होती है। अब हम बात करें किसकी? भोजन की। तो देखिए भोजन जो है, पौधे में भोजन जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? उसकी पत्तियों के अंदर। हमने पीछे की क्लास में ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस क्रिया में पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें अंतिम रूप से भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा होता है या फिर स्टोर होता है। और इन पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और भोजन का जो परिवहन होता है पौधों के अंदर वो किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और इस फ्लोएम ऊतक में भोजन की जो गति होती है वो कैसी होती है? याद रखिए, ऊपरी मुखी भी होती है और क्या होती है? अधोमुखी भी होती है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों प्रकार की गतियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आगे हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की। तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका वो है साथियों उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन हम किसे कहेंगे? हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान आपके शरीर में क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं? टॉक्सिक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि आपके लिए विषैले होते हैं। उनको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? जरूरी होता है। तो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। और इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए, उत्सर्जन का कार्य करने के लिए आपके शरीर में एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो किन किन अंगों से मिलकर बनता है उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपके उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं उनको आप यहाँ से नोट करें। दो होती हैं साथियों किडनी। आपके उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है? किडनी होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। इसके अलावा हम बात करें तो किडनी के अलावा दो क्या होती है? मूत्र वाहिनियां। दो मूत्र वाहिनियां। इसके अलावा एक क्या होता है? मूत्राशय। और एक होता है साथियों मूत्र मार्ग। एक क्या होता है? मूत्र मार्ग। तो आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? दो किडनी होती हैं, इसके अलावा दो मूत्र वाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय होता है, और एक क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी। आपकी जो किडनी होती है, किडनी को हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क, या फिर इनको गुर्दे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क या फिर गुर्दे। और आपके शरीर में गुर्दों की जो संख्या है, वृक्क की जो संख्या है वो कितनी होती है? दो होती है। ये आपके उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है। कौन? वृक्क या फिर गुर्दे या फिर किडनी। किडनी की हम बात करें तो ये आपके शरीर में कहाँ पे स्थित होती हैं? आपके पीठ की तरफ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ दाएं और बाएं दो किडनी स्थित होती हैं आपके शरीर में। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? गहरा भूरा।
आपकी किडनी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सेम के बीज के समान। कैसा होता है, सेम के बीज के समान इनका आकार होता है। अब बात करें हम किडनियों की, तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, किडनी का मुख्य कार्य होता है आपके शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त को फिल्टर करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है, यानी कि वृक्क का होता है। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या हो गया, रक्त को फिल्टर करना। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को फिल्टर करना यानी कि निस्पंदित करना, फिल्टर करना या फिर निस्पंदित करना, ये कार्य होता है किसका, आपकी किडनी का। अब आगे हम बात करें किडनी की, तो किडनी बनी किससे होती है, तो देखिए आपकी जो किडनी होती है वो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनी होती है और उन उत्सर्जन इकाइयों को हम कहेंगे नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। आप यहां से नोट करते जाएं, आपकी किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन, और इसी नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, वृक्काणु। आपकी किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन की वजह से ही ये काम करती है। इसकी बनावट किसकी वजह से होती है, नेफ्रॉन की वजह से। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किडनी की या वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, यानी कि वृक्काणु होती है। आपके किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है वो भी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो याद रखें, आपकी किडनी जो होती है वो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए किडनी की जो संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। और याद रखें, किडनी की जो स्टडी है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों, नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। तो ये तो कुछ कॉमन बातें थी आपकी किडनी के बारे में। तो आपके जो किडनी होती है उसका मुख्य कार्य होता है रक्त को फिल्टर करना, यानी कि रक्त को निस्पंदित करना। और ये जो कार्य होता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की वजह से ही आपकी किडनी क्या करती है, कार्य करती है। तो आपके नेफ्रॉन के अंदर, आपकी किडनी के अंदर रक्त किस तरह से फिल्टर होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है साथियों नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जो आपका नेफ्रॉन है इसकी कार्यविधि। तो कैसे आपकी किडनी काम करती है, कैसे आपका नेफ्रॉन काम करता है, इसकी बनावट कैसी है, इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बात करें साथियों नेफ्रॉन की, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये आपके सामने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का जो आगे का भाग होता है वो कप के समान होता है, प्याले नुमा संरचना होती है। और इस प्याले नुमा संरचना को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस प्याले नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर रुधिर धमनियों का क्या होता है, जाल होता है, एक गुच्छा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है और एक सिरा किससे जुड़ा होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक सिरा किससे जुड़ा होता है, वृक्क सिरा से। बोमेन संपुट का अगला जो भाग होता है वो नलिकाकार भाग का निर्माण करता है और आगे चल करके ये जो नलिकाकार भाग है वो किसका निर्माण करता है, हेनेल लूप का। फिर वापस ये नलिका कुंडलित होकर के नलिकाकार भाग का निर्माण करती है और आगे जाकर के किससे जुड़ी होती है, संग्राहक वाहिनियों से जुड़ी होती है। और ये संग्राहक वाहिनियां किससे जुड़ी होती हैं, मूत्र वाहिनियों से। और मूत्र वाहिनियां जो है वो किससे जुड़ी होती हैं, मूत्राशय से। किससे जुड़ी होंगी, मूत्राशय से। तो ये आपके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। एक बार दोबारा हम देखते हैं, नेफ्रॉन का आगे का भाग जो कि कप के समान स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। बोमेन संपुट में रुधिर धमनियों का जाल होता है, गुच्छा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है और एक सिरा किससे जुड़ा होता है, वृक्क सिरा से। किससे जुड़ा होता है, वृक्क सिरा से। बोमेन संपुट का आगे का जो भाग होता है वो नलिकाकार भाग का निर्माण करता है, ट्यूबुलर पार्ट का निर्माण करता है। और ये नलिकाकार भाग आगे चल करके एक लूप का निर्माण करता है और इस लूप को हम क्या कहते हैं, हेनेल लूप। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हेनेल लूप कहेंगे। हेनेल लूप आगे चल करके नलिकाकार भाग का निर्माण करता है और ये नलिकाकार भाग जो है वो किससे जुड़ा होता है, संग्राहक वाहिनियों से। आपकी संग्राहक वाहिनियां किससे जुड़ी होती है, मूत्र वाहिनियों से जुड़ी होती हैं। और मूत्र वाहिनियां जो है वो किसमें आकर के खुलती हैं, आपके मूत्राशय में। और मूत्राशय में जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जहां से मूत्र मार्ग के द्वारा इस मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके नॉर्मली
स्ट्रक्चर होती है किसकी, नेफ्रॉन की या फिर वृकाणु की। अब हम बात करें कि ये कैसे कार्य करता है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले अशुद्ध रुधिर जो होता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होता है वो आपकी वृक्क धमनी के माध्यम से आपके बोमेन संपुट में क्या करता है, प्रवेश करता है। और बोमेन संपुट में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ये ग्लोमेरुलस जो होता है, इस रुधिर के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, इसके अलावा प्रोटीन है, इसके अलावा ग्लूकोज है, ये क्या करेगा, इस रक्त में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन, इन सबको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, यानी कि छान देगा। कौन कर देगा, आपका ग्लोमेरुलस। जैसे ही वृक्क धमनी के माध्यम से आपका अशुद्ध रुधिर कहाँ पे प्रवेश करता है, बोमेन संपुट के अंदर। तो बोमेन संपुट में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और ये ग्लोमेरुलस इस रुधिर में जो भी पोषक तत्व थे, जो भी अशुद्धियां थी, सबको इसने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब यहाँ पे आपका जो रक्त है फिल्टर होने के बाद वो कहाँ पे प्रवेश करता है, वृक्क शिरा के अंदर। कहाँ पे आएगा, वृक्क शिरा के अंदर। जबकि आपकी जो अशुद्धियां हैं और जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ पे आते हैं, इस नलिकाकार भाग के अंदर। और ये नलिकाकार भाग इस अशुद्धियों और पोषक तत्वों में से पोषक तत्वों को, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इसके अलावा प्रोटीन, इनको तो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और आपकी जो अशुद्धियां होती हैं उनको आगे क्या करेगा, आगे पास कर देगा किसके अंदर, आपकी संग्राहक वाहिनियों में। अब यहाँ पे अवशोषित करके जो अशुद्धियां हैं इनको अवशोषित करके वापस किस में मिला दिया जाता है, आपके रक्त में मिला दिया जाता है। और ये आपका शुद्ध रक्त जो है वो वृक्क शिरा के माध्यम से आपकी किडनी से, आपके वृक्क से बाहर निकलता है। जबकि अशुद्धियां जो है वो कहाँ पे आती हैं, संग्राहक वाहिनियों में आती हैं। यहाँ पे जल की मात्रा के साथ इन अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है, मूत्र वाहिनियों के द्वारा कहाँ पे भेज दिया जाता है, मूत्राशय में। और मूत्राशय में ये कुछ समय के लिए स्टोर होती हैं, इकट्ठा होती हैं। उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस है किसकी, आपके रक्त के फिल्टर होने की और यूरिन के या फिर मूत्र के निर्माण की। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, संग्राहक वाहिनियों में। एक बार दोबारा से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पे आएगा, वृक्क धमनी के माध्यम से आपके बोमेन संपुट में आता है। बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस होता है और ये ग्लोमेरुलस उस रक्त में जितनी भी अशुद्धियां थी या फिर जो पोषक तत्व थे उन सबको क्या कर दिया, रक्त से अलग कर दिया, यानी कि रक्त को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब आपका रक्त तो कहाँ चला जाएगा, वृक्क शिरा के अंदर। कहाँ पे चला गया, वृक्क शिरा के अंदर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जबकि अशुद्धियां और पोषक तत्व कहाँ पे आते हैं, इस नलिकाकार भाग में आते हैं। और इस नलिकाकार भाग में जो अशुद्धियां और पोषक तत्व थे उनमें से पोषक तत्वों को ये क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करके किस में मिला देगा, इस वृक्क शिरा के अंदर रक्त में मिला देगा। और अशुद्धियां कहाँ चली जाएंगी, संग्राहक वाहिनियों के अंदर। अब संग्राहक वाहिनियों में क्या होगा, मूत्र का निर्माण होगा। इन अशुद्धियों को जल की मात्रा के साथ कहाँ पे भेज दिया जाएगा, मूत्राशय में। किसके द्वारा, मूत्र वाहिनियों के द्वारा। मूत्राशय में जो आपका मूत्र है वो इकट्ठा होता है और यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा उसको आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।